नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जिसमें पिछली क्लास में हमने हुमायूं के बारे में बात की थी और आज के सेशन में हम शेर शाह सूरी के बारे में बात करेंगे, जिसका पूरा का पूरा समय काल बहुत ही छोटा सा समय काल रहा। 1540 में वो राजा बनता है और 1545 में उसकी मौत हो जाती है। पर ये 5 साढ़े 5 सालों का जो उसका पूरा टाइम पीरियड रहा है, इसमें बहुत सारे प्रशासनिक सुधार उसने किए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म उसने किए। तो हम शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले दो तीन बातें हैं। एक तो करेक्शन है साथियों। करेक्शन यह है कि मैंने पिछली क्लास में ये बोल दिया था कि बाबर ने भारत में बारूद का पहला इस्तेमाल पानीपत के युद्ध में किया था। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। भारत में पहली बार बाबर ने जो बारूद का इस्तेमाल किया था वो बाजौर की लड़ाई में किया था। 1519 में जब बाबर भारत पर पहला आक्रमण करता है, फर्स्ट इन्वेजन होता है बाबर का 1519 में, तो उसी समय उसने बाजौर की लड़ाई में, बैटल ऑफ बाजौर में प्रयोग किया था बारूद का। ना सिर्फ वो बारूद का प्रयोग करता है बल्कि बंदूक का भी प्रयोग करता है और तोप का भी इस्तेमाल करता है। तो एक करेक्शन है। दूसरा एक इंफॉर्मेशन है जो पिछले क्लास में मिस हो गई थी, वो है हुमायूं के मकबरे के बारे में। हमने पिछली क्लास में ये डिस्कस नहीं किया था। हमने हुमायूं की डेथ को डिस्कस किया था कि हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है। दीन पनाह नगर में जो शेर मंडल पुस्तकालय है, उससे सीढ़ियों से वो गिर जाता है और सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुमायूं की मौत हो जाती है। फिर हुमायूं का मकबरा 1570 के आसपास, उसकी मौत के 5 सालों के बाद, उसकी बेगम हाजी ने बनवाया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि बेगा बेगम या हाजी बेगम, उन्हीं को नाम दिया जाता है। तो बेगा बेगम या हाजी बेगम ने हुमायूं की मृत्यु के लगभग 5 सालों के बाद दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। हुमायूं का मकबरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप का, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का 4 बाग की शैली में बना हुआ पहला मकबरा है। 4 बाग हैं। 4 बाग होने का मतलब है यहाँ पर एक बीच में मकबरा हो गया, एक बगीचा यहाँ, एक बगीचा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो 4 बगीचों से बना हुआ ये 4 बाग शैली है, जिसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किया था। लेकिन अकबर के समय काल में ही 4 बाग शैली के इमारतें बनना शुरू हुई, या 4 बाग शैली के हिसाब से जो अलग अलग मॉन्यूमेंट हैं वो बनना शुरू हुए। तो यहाँ से ये सवाल बनता है, तो दोनों चीज़ों को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला सवाल आपसे ये पूछेगा कि भारत में बाबर ने बारूद का पहला प्रयोग कहाँ पर किया? तो 1519 में बाजौरा की लड़ाई में बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। दूसरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था साथियों, जो उसकी वाइफ थी। ठीक है, बेगा बेगम भी बोलते हैं। और ये 4 बाग शैली में बना हुआ भारत का पहला मकबरा है। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, चलिए। तो अब हम शेर शाह सूरी के बारे में या सूरवंश के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, पर यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। जब आप क्विज अटेम्प्ट करोगे तो आपको मिलेंगे भी कि हाँ, कितने अलग अलग तरह के प्रश्न शेर शाह सूरी वाले टॉपिक से पूछे गए हैं साथियों। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे उसका परिचय, कि उसके बचपन का नाम क्या था, उसने कौन कौन सी प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी। अब यहाँ से सवाल क्या बनता है कि वो 5 या 4 लड़ाई के नाम दे देता है और कहता है कि इनको क्रम से जमाओ, इनको ऑर्डर से जमाओ। ऑलरेडी ये लड़ाइयाँ आप पढ़ चुके हो। हुमायूं में हमने चुनार के युद्ध की बात भी कर ली है, हमने चौसा के युद्ध की बात भी कर ली है, हमने बिलग्राम के युद्ध की बात भी कर ली है। तो उसके अलावा कुछ अभियान हुए, जैसे मारवाड़ के खिलाफ एक अभियान हुआ था, सुमेल का युद्ध बोलते हैं। और सुमेल के युद्ध में शेर शाह सूरी का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है। उसमें शेर शाह सूरी कहता है कि मक्के या बाजरे के एक मुट्ठी खेत के लिए, कहता है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य गवा दिया होता। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य गवा दिया होता। बड़ा प्रसिद्ध कथन है उस समय का। तो ये सारे युद्ध, कालिंजर अभियान पढ़ेंगे। कालिंजर का अभियान आखिरी अभियान होता है और कालिंजर के अभियान के दौरान ही
उक्का उक्का नाम का एक यंत्र होता है। वो चलाते समय उसका कुछ हिस्सा उसके शरीर में आ जाता है, जिस वजह से घायल होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो हम कुछ प्रमुख युद्ध में पढ़ेंगे। प्रशासन जो उसकी सबसे बड़ी पहचान थी, विशेष तौर पर उसका राजस्व प्रशासन, उसका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरेस्टिंग बात आप ये जान पाओगे कि उसने कुछ भी नया नहीं किया था, उन्हीं चीजों को फॉलो किया जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान करके गए थे। इसीलिए इतिहासकार शेरशाह सूरी के बारे में कहते हैं कि वो मौलिकता लेकर के नहीं आया, वो कुछ भी नई चीज लेकर के नहीं आया, जो चल रहा था उसको व्यवस्थित रूप में उसने लागू कर दिया, जो कुछ भी था उसने सिस्टमैटिकली उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और यही तो एक अधिकारी बनने के बाद आपका काम है। आपका काम नीतियां बनाना है बहुत बाद में, लेकिन पहला काम तो आपका यही है कि सरकार जो नीतियां लेकर के आई है बस उन्हें अच्छे से लागू कर दो, उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दो। जितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होगा उतने बढ़िया अधिकारी आप माने जाओगे। तो प्रशासक के तौर पे आपका काम उतना मुश्किल नहीं है साथियों। ठीक है, इसके बाद हम इसके उत्तराधिकारी, अब उत्तराधिकारी हम यहीं पढ़ेंगे, अलग से नहीं पढ़ेंगे, ये फुल एंड फाइनल होगा सक्सेसर के बारे में पढ़ना। तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि शेर शाह सूरी 1540 में सुल्तान बनेगा, 1545 तक सुल्तान रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो सुल्तान होगा, अगला जो उत्तराधिकारी होगा, उसका नाम है इस्माइल शाह। ये नाम पूछा जाता है, इस्लाम शाह, माफ कीजिए, उसका नाम है इस्लाम शाह। और इस्लाम शाह का योगदान ये है कि इसने अपनी सैन्य व्यवस्था को श्रेणियों के क्रम में बनाया था, जैसे कि 50, 200, 250, 500, इस रूप में विभाजित किया था। ठीक, तो प्रश्न बड़ा सीधा सा आता है कि शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी का नाम क्या है, तो वो नाम है इस्लाम शाह। इसने इस्लामी कानूनों को लिखित किताब, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कोडिफाई कराया, संहिताबद्ध कराया जितने भी इस्लामी कानून होते थे। फिर एक और आता है मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह का मूल नाम मुजारिब खान था, और मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री का नाम था हेमू, जो आगे जाकर के हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाने गए। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले ये 14वें शासक थे, और पूरे के पूरे सल्तनत काल में एकमात्र हिंदू हैं जो कि दिल्ली के सुल्तान बने हैं, या जो दिल्ली के राजा बने हैं। तो बहुत छोटे से पीरियड के लिए जो हेमू, जिन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, वो दिल्ली के सुल्तान बनेंगे। तो वजीर थे वो किसके? आदिल शाह के। जो सूरवंश के शासक है आदिल शाह, तो सूरवंश के शासक आदिल शाह के वजीर का नाम था हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसके अलावा सिकंदर सूरी होते हैं। कहानी ये होती है कि इस्लाम शाह के बाद शासन अलग अलग भागों में बंट जाता है, तो जो पंजाब वाला इलाका था वो सिकंदर सूरी के पास था। इसी सिकंदर सूरी को हुमायूं ने मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में हराया था, और मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में हराने के बाद हुमायूं पूरे दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है। पर जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है, जो हेमू है और मोहम्मद आदिल शाह हैं, ये दोबारा से दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, क्योंकि अकबर और बैरम खान इस समय कालानौर पंजाब वाले इलाके में थे। यही कारण है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें एक तरफ अकबर बैरम खान और दूसरी तरफ हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य होते हैं। तो इसलिए कहानी बता दी कि घटनाओं का क्रम आपको पता रहे, कि ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में तो ये आएगा ना कि सर लास्ट टाइम ही तो आपने बताया था कि वहां तो हुमायूं ने अधिकार कर लिया था, तो एकदम से ये हेमू कहाँ से आ गए? तो ये पहले से थे। हुमायूं मरा, ये वापस पिक्चर में आ गए, इन्होंने वापस से चीजों पर अधिकार कर लिया। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई होगी, जिसमें हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई होगी। अकबर तो बहुत छोटा था उस समय, तो लड़ाई वास्तव में हेमू और दूसरी तरफ बैरम खान, वही व्यक्ति जो फारस से हुमायूं के साथ भारत आया था, ईरान से जो हुमायूं के साथ भारत आया था। तो यहां से एक प्रश्न बनता है, वो इस्लाम शाह को लेकर के है, और दूसरा प्रश्न हेमू को लेकर के है। तो यही दो बातें याद रखिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी का नाम क्या है, तो जवाब देंगे इस्लाम शाह। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा हेमू कौन था, तो आप बताएंगे कि सूरवंश में मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री का नाम हेमू था, जो कि जाति से एक बनिया था, रेवाड़ का बनिया। उन्होंने
हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद वो दिल्ली के राजा बने। सल्तनत काल में एकमात्र हिंदू है जो दिल्ली का राजा बना है, वो है हेमचंद्र विक्रमादित्य। और इन्हीं हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ अकबर की लड़ाई होती है, जिसे हम पानीपत का दूसरा युद्ध बोलते हैं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बोल। बस इतनी बातें याद रखना है। यहां से अब हम शेर शाह सूरी को पढ़ना शुरू करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट शेर शाह सूरी, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट कोशिश करेंगे क्लियर करने की, और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम पढ़ सकें शेर शाह सूरी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ बातें पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम देखेंगे, पीपीटी देखेंगे। तो पहले हम एक सामान्य परिचय ले लेते हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं शेर शाह सूरी का, सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन। अब सामान्य परिचय में आपको समझना पड़ेगा कि शेर शाह सूरी जो है, इसका मूल नाम, जो एक्चुअल नाम है, वो फरीद था साथियों, फरीद खान, ये मूल नाम था। इसकी जो शिक्षा हुई, पूरी की पूरी शिक्षा ये जौनपुर में हुई थी। ये बहुत शिक्षित व्यक्ति था एक, ठीक है, ये एक शिक्षित व्यक्ति था, बहुत एजुकेटेड था ये, ठीक है, शिक्षित व्यक्ति था। जौनपुर में इसकी पूरी की पूरी शिक्षा हुई थी। इसके जन्म को लेकर के बहुत ज्यादा इतिहासकारों के बीच में अलग अलग विभाजन है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका जन्म 1472 में हुआ था, और कुछ इतिहासकार कहते हैं इसका जन्म 1486 में हुआ था। इसलिए कभी भी ये सवाल नहीं पूछा जाता, कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पिता का नाम, जो पिता है, तो पिता का नाम हसन खान था, हसन खान। और एक छोटे से जमींदार थे, ये बिहार वाले क्षेत्र में बहुत छोटे से जमींदार थे, बहुत बड़े कोई जमींदार नहीं थे, छोटे जमींदार थे साथियों, ठीक है। अब यहां से चीजें बदलती कैसे हैं ये समझने की कोशिश करना, पूरी की पूरी स्टोरी समझ। ये तो बेसिक कहानी हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब शेर खान की लाइफ यहां से बदलती है कि एक बहुत शिक्षित व्यक्ति था, एक बहुत ही ज्यादा शिक्षित व्यक्ति था, एक बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड व्यक्ति था। तो इसकी जानकारी दक्षिण बिहार, जो दक्षिणी बिहार वाला इलाका है, तो दक्षिणी बिहार के सूबेदार थे, ठीक है, दक्षिणी बिहार के सूबेदार थे। सूबेदार मतलब वहां के गवर्नर, अपनी भाषा में आप समझ लो कि वहां का सीएम, जिसका नाम था बहार खान लोहानी, जिसका नाम था बहार खान लोहानी। तो बहार खान लोहानी का एक बेटा है, और इसका बेटे का नाम है जमाल खान, बेटे का नाम है जमाल खान। तो जमाल खान के शिक्षक के रूप में इसे नियुक्त किया जाता, जमाल खान के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है फरीद या शेर शाह को। तो यहां से इसके राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है, यहां से इसके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। अब इसी बीच में ये तो एक शिक्षक के रूप में आया था, लेकिन शिक्षक के साथ साथ एक बहुत अच्छा सैनिक भी था, ये लड़ाई भी बहुत अच्छे से करना जानता था। तो एक प्रकरण यही निकल करके आता है कि एक बार एक शेर को मार दिया था इसने, एक बार एक शेर को इसने मार दिया, तब बहार खान लोहानी ने इसे टाइटल दिया था शेर खान का। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछा जाएगा कि शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या है। तो शेर शाह सूरी का जो मूल नाम है वो था फरीद, नंबर 1। दूसरा, उसने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो बहुत शिक्षित व्यक्ति था, बहुत एजुकेटेड था, उसने जौनपुर से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उसे शेर खान की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखना, दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे शेर खान की उपाधि दी थी। कहानियां ये कहती हैं कि एक बार एक शेर को उसने मार दिया था, उसका जबड़ा उसने अलग कर दिया था, इसी वजह से उसे बहार खान लोहानी ने शेर खान की उपाधि दी। और इतना क्लोज आ गया था उनके परिवार के, बहुत क्लोज आ गया था। अब क्लोज कैसे आ गया ये समझना, कि शिक्षक था, बहुत योग्य था, तो ये सलाह भी देता था। तो जब, अब कहानी कैसे बदल रही, जब बहार खान लोहानी की मृत्यु हुई तो उसकी विधवा
के साथ इसने साम्राज्य को संभाला और जब उसकी विधवा की भी मृत्यु हो गई तो ये खुद दक्षिणी बिहार का सूबेदार बन गया और यहाँ से इसके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, इसका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ। तो ये बेसिक बातें आपको याद रखना है। मूल नाम फरीद खान था, शिक्षा जौनपुर से हुई थी, पिता का नाम हसन खान था, ठीक है। और शेर खान की उपाधि जो है वो किसने दी थी? बहार खान लोहानी ने दी थी। थोड़ी सी बातें और कि सर एक उपाधि तो आपने बता दी, आपने बताया कि इसका नाम फरीद था, फरीद से इसका नाम शेर खान हो गया। लेकिन सर हम तो इसे शेर शाह सूरी के नाम से पढ़ते हैं, हम तो इसे शेर शाह सूरी के नाम से पढ़ते हैं, शेर शाह सूरी के नाम से पढ़ते हैं। ये नाम कैसे मिला? जैसे आपने बताया कि सर जो फरीद है, फरीद तो मूल नाम है, ओरिजिनल नेम है, ठीक है, याद हो गया। सर शेर खान जो नाम आया वो बहार खान लोहानी ने दिया, वो बहार खान लोहानी ने दिया, ठीक है। लेकिन ये जो शेर शाह सूरी है ये नाम कैसे आया? अब इसकी पूरी कहानी समझना, इसकी पूरी स्टोरी समझना। ये कहानी शुरू होती है चौसा की लड़ाई से। याद है आपको, हमने पढ़ा था कि एक चौसा का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 में। किस किस के बीच में हुआ था? तो सर में एक तरफ इसमें हुमायूं था और दूसरी तरफ इसमें शेर खान था। तो इसमें हुमायूं की हार होती है और शेर शाह सूरी की इसमें जीत होती है। और इस युद्ध को जीतने के बाद वो आदिल सुल्तान आदिल शेरशाह की उपाधि धारण करता, सुल्तान आदिल शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करता है और यहीं से इसको टाइटल मिलता है शेरशाह सूरी। तो ये याद रखना है, कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बहुत बेसिक सवाल पूछ लिए जाते हैं कि मूल नाम क्या है? तो फरीद है। शेर खान नाम किसने दिया? दक्षिणी बिहार के सूबेदार ने दिया, नाम था बहार खान लोहानी। फिर शेर शाह सूरी नाम कैसे आया? तो चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा डिस्कस कर चुके हैं हम बहुत अच्छे से, 1539 में हुमायूं और शेर खान के बीच में होता है, जिसमें शेर खान जीत जाता है और इसके बाद उसने शेर शाह सूरी या सुल्तान आदिल शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की। ठीक है, ये तो बेसिक। अब मृत्यु भी करा देते हैं हम, कि मौत भी करा ही देते हैं साथियों, ताकि ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाए, फिर हम प्रशासन पर आएंगे। तो मृत्यु 1555 में हुई, जो डेथ है वो 45, मृत्यु जो है वो 1545 में हुई। 40 में राजा बना था, 40 में राजा बना। अच्छा ये कहानी तो बतानी भूल गए, राजा कब बना या दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो दिल्ली का सुल्तान ये बना था 1540 में। पर कैसे बना? तो एक युद्ध होता है और युद्ध का नाम था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये कब होता है? 1540 में। एक तरफ हुमायूं है, एक तरफ शेर शाह है। अब उसका नाम शेर शाह हो चुका है। इसमें शेर शाह जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है, हुमायूं भारत छोड़ करके बाहर चला जाता है और 15 साल तक हुमायूं भटकता रहता है। तो 1540 में बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई जीतने के बाद ये दिल्ली का सुल्तान बना था। इसने बादशाह की उपाधि नहीं ली थी, इसने सुल्तान की ही उपाधि धारण की थी। 1545 में इसकी मृत्यु होती है। ये कालिंजर गया था साथियों, हमने कालिंजर के बारे में पहले भी पढ़ा है, यूपी वाले इलाके में कालिंजर आता है। कालिंजर गया था, वहां कीरत सिंह के, जो कीरत सिंह यहाँ के राजा हैं, तो कीरत सिंह के विरुद्ध अभियान कर रहा था। अभियान को ये जीत भी गया, उसने जीत लिया था अभियान। लेकिन उक्का नाम का एक यंत्र था, उक्का नाम का एक यंत्र था, हथियार था, आप हथियार कह सकते हैं, वो चला रहा था और उसी को चलाने की वजह से इसको चोट लग गई और वो चोट की वजह से इसकी मृत्यु हो गई, इसकी डेथ हो गई। ठीक है। अब इसकी मृत्यु के बाद इसका जो मकबरा है वो बड़ा प्रसिद्ध मकबरा है, बहुत ही फेमस टोम्ब है इसकी। तो इसका मकबरा सासाराम बिहार में बनाया गया है, सासाराम बिहार में इसका मकबरा बनाया गया है। और इसका मकबरा इसलिए प्रसिद्ध है कि ये झील के बीच में है, एक आर्टिफिशियल लेक बनी है, उस लेक के बीचों बीच इसका मकबरा है। दूसरा, भारत में पहला मकबरा है जिसमें हिंदू और फारसी दोनों शैली का प्रयोग किया गया है, जिसमें इंडियन और पर्शियन
दोनों आर्किटेक्ट का प्रयोग किया गया। बहुत ही खूबसूरत मकबरा है। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके बारे में कहता है कि ये मकबरा जो है साथियों, ये ताजमहल से भी खूबसूरत है। मकबरे के बारे में कहता है कि ये ताजमहल से भी खूबसूरत है। कानून गो कहते हैं कि ये मकबरा बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू दिखाई देता है। कानून गो एक इतिहासकार का नाम है, तो वो कहते हैं, मैं दिखाता हूं आपको फोटो मकबरे की, तो वो इस मकबरे के बारे में कहते हैं कि ये मकबरा बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू दिखाई देता है। तो इसमें दोनों शैलियां लगी थी। इसमें इस्लामी शैली और मतलब फारसी शैली और हिंदू शैली दोनों का प्रयोग किया गया। पर्शियन और इंडियन दोनों आर्किटेक्ट का प्रयोग किया गया। आप देख सकते हैं कि एक झील है और झील के बीच में यह मकबरा बना हुआ है। याद रखना, कनिंघम कहते हैं कि यह ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत है और कानून गो कहते हैं कि यह मकबरा बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू दिखाई देता है। मकबरा खुद ने ही बनवाया था अपनी मृत्यु के पहले। ये सोन नदी के पास स्थित है साथियों। ये जो इलाका है ये सोन नदी के पास स्थित है। चलो, तो एक बार रिकॉल कर लें मेरे साथ सारी चीजों को, फिर मैं आपको पीपीटी बता देता हूँ। पहला प्रश्न, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो सर इसका मूल नाम फरीद खान था। दूसरा प्रश्न, शेर खान की उपाधि किसने दी थी? शेर खान की उपाधि दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने दी थी। तीसरा प्रश्न, इसकी शिक्षा कहाँ से हुई? जौनपुर से हुई। चौथा, शेर शाह की उपाधि इसने कब धारण की? तो सर 1539 में चौसा का युद्ध जीतने के बाद इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, ये दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1540 में कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई जीतने के बाद, जिसमें हुमायूं को इसने हरा दिया, ये दिल्ली का सुल्तान बना। अगला, इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान ये उक्का नाम का यंत्र चला रहा था। उस यंत्र की वजह से इसको चोट लग गई और चोट लगने की वजह से 1545 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आखिरी अभियान इसका कालिंजर अभियान ही होगा। कालिंजर कैंपेन वाज द लास्ट कैंपेन। मकबरा कहां पर है? तो इसका जो मकबरा है ये बिहार के सासाराम में एक झील के बीचों बीच स्थित है। सोन नदी के पास है सासाराम वाला इलाका, तो वहां पर ये स्थित है। ये हिंदू और फारसी दोनों शैलियों में बनाया गया है। इंडियन और पर्शियन दोनों स्टाइल में बनाया गया है। बाहर से मुस्लिम, अंदर से हिंदू, ऐसा कानून गो कहते हैं और कनिंघम कहते हैं कि ये ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो इतनी बातें हमने अब तक पढ़ी हैं। आइए इन बातों को हम पीपीटी में देख लेते हैं। तो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, देख लीजिए। दिल्ली में अफगान या सूर वंश का संस्थापक, ये दिल्ली का दूसरा अफगान वंश है। ये याद रखिएगा, ये दिल्ली का दूसरा अफगान वंश है। दिल्ली का जो पहला अफगान वंश था वो लोदी वंश था। तो ये लोदी के बाद दूसरा अफगान वंश है दिल्ली का। ठीक है, जन्म जैसा हमने बताया कि दो अलग अलग कंफ्यूजन है कि 1572 में जन्म हुआ कि 1472 में जन्म हुआ या 1486 में जन्म हुआ। तो ये अलग अलग कंफ्यूजन है। मूल नाम फरीद खान था। शिक्षा जौनपुर से हुई। पिता का नाम हसन खान है जो कि एक छोटे से जमींदार थे। शेर खान की जो उपाधि है वो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने दी थी। बहार खान की मृत्यु के बाद ये खुद शासक बनता है बिहार वाले इलाके का और बहार खान के पुत्र जमाल खान का शिक्षक था। शेरशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो शेरशाह की जो उपाधि है वो चौसा का युद्ध जीतने के बाद इसने धारण की थी। इसकी मृत्यु 22 मई 1545 को होती है कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नाम का हथियार चलाते हुए। मकबरा सासाराम बिहार में बनाया गया जो हिंदू और ईरानी वास्तुकला से बना हुआ। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं। कुछ युद्ध पढ़ते हैं, प्रशासनिक सुधार पढ़ते हैं और ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं साथियों। चलिए दोस्तों, तो मैं मान के चलता हूं कि यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जैसा हमने पहले भी कहा है कि सामान्य परिचय से बहुत से सवाल बनते हैं, तो बहुत अच्छे से ये टॉपिक याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और हिस्से की बात करते हैं कि शेर शाह सूरी के द्वारा कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए। अब इसमें हमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे क्योंकि युद्ध के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
बाबर और हुमायूं को पढ़ते समय हमने उन सभी युद्धों की बात की है जिनमें शेर शाह सूरी ने पार्टिसिपेट किया था या जिनका हिस्सा शेर शाह सूरी रहा था। तो सबसे पहले याद रखिएगा साथियों, एक युद्ध है चंदेरी का युद्ध। उम्मीद है कि आप लोगों को याद आ रहा होगा। हमने चंदेरी के युद्ध के बारे में पढ़ा था कि सर 1528 में 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में बाबर और मेदिनी राय के बीच में एक लड़ाई होती है जिसे हम चंदेरी की लड़ाई बोलते हैं। तो इस लड़ाई में बाबर की सेना में शामिल था शेर शाह सूरी। हम उसे ट्रिपल एस लिखेंगे कि बाबर की सेना में शामिल था शेर शाह सूरी। और यहाँ की एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना है, बस कहानी है, याद रखिएगा। कहानी यह है कि बाबर की मुलाकात होती है शेर शाह सूरी से। बड़े पद पे था, नॉर्मल सैनिकों से ऊपर था शेर शाह सूरी, पढ़ा लिखा आदमी है। तब ना युद्ध जीतने के बाद बाबर हुमायूं से कहता है कि ये जो व्यक्ति है ना, एक बहुत ही चालाक अफगानी है, इससे बच के रहना। तो बाबर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी शेर शाह सूरी के बारे में, एक बहुत ही चालाक अफगानी है, इससे बच के रहना। और यहीं पर शेर शाह सूरी अपने मित्र से एक बात बोलता है कि अगर भाग्य ने मेरी मदद की, अगर किस्मत मुझ पर मेहरबान रही, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इन मुगलों को बहुत आसानी से भारत से बाहर निकाल दूंगा। तो चंदेरी के युद्ध के ये दो कथन बड़े फेमस हैं, ये बहुत ही ज्यादा फेमस कथन है साथी। ठीक है, फिर याद कीजिए हमने एक और युद्ध पढ़ा था, घाघरा का युद्ध, याद है आप लोगों को? हमने घाघरा का युद्ध भी डिस्कस किया था कि हाँ सर, एक घाघरा का युद्ध हुआ था, 1529 में हुआ था। इसमें एक तरफ बाबर है और बाबर की लड़ाई इस बार महमूद लोदी से हो रही है और महमूद लोदी का सहायक था इसमें शेर शाह सूरी। तो अगले ही युद्ध में, अगले साल जो लड़ाई होती है घाघरा का युद्ध, उसमें महमूद लोदी का सहायक होता है शेर शाह सूरी। फिर याद रखिएगा हमने चुनार के बारे में पढ़ा था कि जो चुनार वाला क्षेत्र है, तो चुनार को लेकर के चुनार को लेकर के हुमायूं की बहुत लंबी लड़ाई चली है। तो चुनार का घेरा, उसमें भी हुमायूं और शेर शाह सूरी शामिल होते हैं। तो एक और लड़ाई है जिसे हम चुनार का घेरा बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी लड़ाइयां याद रखिएगा। इसके बाद कुछ और युद्ध सामने आते हैं। एक युद्ध है बैटल ऑफ दोहरिया, ये भी हमने हुमायूं के समय पढ़ा था, याद रखिएगा। हमने बैटल ऑफ दोहरिया के बारे में भी पढ़ा था, हुमायूं के समय हमने दोहरिया की लड़ाई भी पढ़ी थी। तो जो दोहरिया का युद्ध है ये 1532 में हुआ, 1532 में हुआ। इसमें एक तरफ हुमायूं है और इसमें दूसरी तरफ महमूद लोदी है। तो महमूद लोदी का सहायक यहाँ शेर शाह सूरी है। ठीक है, दोहरिया का युद्ध या बैटल ऑफ दोहरिया, बड़े इंपॉर्टेंट लड़ाइयां हैं ये। चुनार का घेरा, दोहरिया का युद्ध, फिर सूरजगढ़ की लड़ाई, तेलियागढ़ी की लड़ाई, ये सारी महत्वपूर्ण लड़ाइयां हैं साथियों। इसी बीच में एक और लड़ाई होती है जिसे हम सूरजगढ़ या तेलियागढ़ की लड़ाई बोलते हैं। तेलियागढ़ को कहा जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार। जो तेलियागढ़ है इसे बंगाल का प्रवेश द्वार बोलते हैं साथियों, बंगाल का प्रवेश द्वार बोलते हैं। ये लड़ाई होती है 1534 में। ये वही लड़ाई है जिसके द्वारा इसने नुसरत खान को हरा दिया था और बंगाल पर अधिकार कर लिया था। देखो, युद्धों का क्रम इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी बातें महत्वपूर्ण नहीं होती। फिर हमने चौसा की लड़ाई पढ़ी थी, याद है आपको? हमने चौसा की लड़ाई डिस्कस की थी कि 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध होता है और चौसा की लड़ाई के बाद ही शेर शाह ने शेर शाह सूरी का टाइटल लिया था। फिर हमने कन्नौज की लड़ाई पढ़ी थी, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध पढ़ा था, उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। और हमने पढ़ा था कि 1540 में कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई होती है। इस लड़ाई में शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देता है और उसको हराने के बाद पूरी तरह से भारत पर उसका अधिकार हो जाता है, विशेष तौर पर दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र में। अब उसके दो युद्ध और हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक है 1544 में सुमेल का युद्ध, बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, सुमेल का युद्ध, बैटल ऑफ सुमेल। 1544 में सुमेल का युद्ध, ये मारवाड़
के खिलाफ युद्ध होता है, मारवाड़। और मारवाड़ के राजा उस समय थे राजा मालदेव। ठीक है। और इस युद्ध में बहुत मशक्कत लगती है शेरशाह सूरी की, और नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि शायद शेरशाह सूरी की सेना हार भी जाती। तब उसका एक प्रसिद्ध कथन है कि एक मुट्ठी बाजरे को पाने के लिए मैंने अपना पूरा साम्राज्य ही गंवा दिया। यहां उसका एक प्रसिद्ध कथन आता है कि एक मुट्ठी बाजरे को प्राप्त करने के लिए शायद मैं अपना पूरा साम्राज्य ही गंवा देता। और फिर आता है 1545 का समय, और 1545 में आप जानते हैं कि वो कालिंजर के अभियान पर जाता है। कालिंजर उत्तर प्रदेश में है, और जब वो कालिंजर के अभियान पर जाता है तो यहाँ जीत जाता है। कालिंजर का अभियान उसने पूरा कर लिया था, लेकिन वो घायल हो जाता है, और घायल होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो ये उसके प्रमुख युद्ध हैं, ये उसके इंपॉर्टेंट बैटल हैं, जहां से सवाल बनता है साथियों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, चलो। तो एक बार मैं क्विकली आपको रिकॉल करा देता हूं ताकि सारी बातें आपको याद रहें। और क्या है ना, इन युद्धों का क्रम पूछ लेता है वो। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि सबसे पहले नंबर पर आएगा 1527। कौन सा युद्ध आएगा? चंदेरी का युद्ध आएगा, जिसमें वो बाबर की सेना की तरफ से लड़ा था। फिर आएगा 1528। कौन सा युद्ध आएगा? माफ कीजिएगा, सबसे पहले आएगा 1528। कौन सा युद्ध आएगा? चंदेरी का युद्ध आएगा, जिसमें वो बाबर की सेना की तरफ से लड़ा था। फिर आएगा 1529। कौन सा युद्ध है सर? घाघरा का युद्ध है, जिसमें वो महमूद लोदी की सेना की तरफ से लड़ा था। महमूद लोदी की तरफ से वो लड़ रहा था। फिर आता है 1530 का समय। 1530 में उसने चुनार वाला क्षेत्र जीत लिया था, मिर्जापुर के पास आता है। चुनार कहाँ पर है? मिर्जापुर के पास है, यूपी में। तो इसने चुनार को जीत लिया था, या चुनार पर अधिकार कर लिया था। ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं साथियों। फिर 1532 का समय आता है। 1532 में दो बड़ी घटनाएं होती हैं। पहली घटना होती है दोहरिया का युद्ध, या बैटल ऑफ दोहरिया, जिसमें ये महमूद लोदी की तरफ से लड़ता है फिर से। और दूसरा चुनार का प्रथम घेरा। चुनार का प्रथम घेरा, फर्स्ट सेज ऑफ चुनार, याद है? हुमायूं ने चुनार का पहला घेरा डाला था, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता। संधि हो जाती है दोनों के बीच में, और दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। फिर आता है 1534 का समय, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस समय सूरजगढ़ की लड़ाई होती है। सूरजगढ़ की लड़ाई के साथ ही तेलियागढ़ी की लड़ाई भी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सूरजगढ़ या तेलियागढ़ी की लड़ाई होती है, और जो तेलियागढ़ी है इसे बंगाल का प्रवेश द्वार बोलते हैं। फिर साथियों 1537 का समय आता है। 1537 में चुनार का दूसरा घेरा डलता है। चुनार का दूसरा घेरा, जिसमें हुमायूं को बहुत लंबे समय तक वो फंसाए रखता है, और फिर बहुत आसानी से उसको जीतने देता है। ठीक है। इसी बीच में ना वो बंगाल चला जाता है, और बंगाल पर अधिकार कर लेता है, पूरे बंगाल वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। और एक शर्त भी रखता है कि देखो, हुमायूं से वो कहता है कि हमें बिहार वाला इलाका दे दो, और हम हर साल तुमको 10 लाख कुछ रुपए, जो भी उस समय चलता था, वो तुमको कंपनसेशन के रूप में देते रहेंगे। तो हुमायूं से ये बोलता है शेरशाह सूरी का कथन होता है। तो चुनार का दूसरा घेरा डलता है, पर कुछ नहीं होता इसके बाद। 1539 में चौसा की लड़ाई होती है, हुमायूं इसमें हार जाता है। फिर 1540 में प्यारे दोस्तों कन्नौज की लड़ाई होती है, जिसे हम बिलग्राम की लड़ाई भी बोलते हैं। इसमें भी हुमायूं जो है वो हार जाता है। फिर 1544 में सुमेल का युद्ध होता है, बैटल ऑफ सुमेल, जिसमें उसका वो प्रसिद्ध कथन निकल के आता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए शायद मैंने अपना साम्राज्य ही गंवा दिया होता है। और 1545 में कालिंजर का अभियान होता है, और ये उसका आखिरी अभियान था, ये उसका लास्ट कैंपेन था। तो क्रम पूछ लेता है। और ऐसा नहीं है कि युद्ध हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने बाबर के 4 युद्ध बहुत अच्छे से पढ़े थे, 5 पढ़े थे। 1519 में बाजौर की लड़ाई, जिसमें पहली बार उसने बारूद का प्रयोग किया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। 1527 में खानवा का युद्ध पड़ा था।
1528 में चंदेरी का युद्ध पड़ा था, 1529 में घाघरा की लड़ाई पड़ी थी। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। ऐसे ही हमने हुमायूं के अलग अलग कैंपेन पढ़े थे कि गुजरात के शासक के पीछे जाता है। तो ये लड़ाइयां हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस उन्हीं से जुड़े हुए ये लोग हैं। तो क्रम पूछ लेता है, क्रम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑर्डर से सवाल आ जाता है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है जी, चलिए। तो एक बार यही बातें हम पीपीटी में देख लेते हैं। सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, ये लिखा हुआ है चंदेरी के हर चीज लिखी हुई है कि चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। 29 में घाघरा का युद्ध है, 30 में शेर शाह सूरी चुनार पर अधिकार कर लेता है, 32 में दोहरिया की लड़ाई, ये पूरी लड़ाइयां यहाँ पर लिखी हुई। ठीक है जी, चलिए। ये प्रसिद्ध कथन है उसका कि सुमेल के युद्ध में वो बोलता है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया हो। इसके बाद आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और वो हिस्सा है प्रशासन। ये हिस्सा है एडमिनिस्ट्रेशन। यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं साथियों। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो शेर शाह सूरी का काल है वो 1540 से शुरू हुआ और 1545 में इसकी मृत्यु। इसने युद्ध किए, युद्ध जीते भी, पर इसका जो शासन काल है वो जाना जाता है प्रशासनिक सुधारों के लिए, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के। प्रशासनिक सुधार या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इसका जो शासनकाल है वो प्रशासनिक सुधार या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नंबर 1, इतना ज्यादा फेमस है कि इसे इतिहासकार कहते हैं कि ही वॉज द प्री अकबर। इसे प्री अकबर कहा जाता है, अर्थात अकबर का पूर्वगामी। इसे अकबर का पूर्वगामी या प्री अकबर के नाम से जाना जाता है। कि अकबर के पहले या प्री अकबर के रूप में इसको जाना जाता है, अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। लेकिन इसके प्रशासनिक सुधारों में एक बहुत बड़ी बात है, ये याद रखना, क्योंकि आजकल ना कथन बहुत बनने लगे हैं। इसने कुछ भी नए कार्य नहीं किए, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जो पहले ना किया गया हो। इसने बेसिकली दिल्ली सल्तनत को ही फॉलो किया। तो ये बात याद रखना कि इसके सुधारों में मौलिकता नहीं है। ठीक है, कोई नया फंडामेंटल चीज लेके नहीं आया, बल्कि इसने व्यवस्था को लागू किया। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा। तो इसीलिए जो एक इतिहासकार हैं डॉक्टर राम प्रसाद, वो लिखते हैं कि शेर शाह सूरी के सुधारों में कोई मौलिकता नहीं थी, लेकिन वो एक बहुत अच्छा क्रियान्वयन करता था। उसने दिल्ली सल्तनत के कानूनों को इतने अच्छे से लागू किया कि पूरी शासन व्यवस्था जो चरमरा गई थी वो दोबारा से सशक्त होकर के खड़ी हो गई। तो वो लिखते हैं कि शेर शाह सूरी के जो रिफॉर्म है वो कोई फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं है या कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं है। बेसिकली ही हैज इंप्लीमेंटेड ब्यूटीफुली all the good characteristic of the administration of दिल्ली सल्तनत। और डॉक्टर कानून को कहते हैं कि वो अकबर से भी बेहतर था प्रशासन के मामले में। वो कहते हैं कि वो अकबर से भी बेहतर था। तो ये उसके प्रशासन के बारे में कहा जाता है। वो प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। ही इज वेरी मच फेमस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब क्या क्या सुधार किए, तो आइए ये हम पढ़ते हैं, इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि आखिर शासन की इकाइयां कौन कौन सी थी, जो यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन कौन सी थी। तो हमेशा की तरह सबसे ऊपर केंद्र और इसका प्रमुख सुल्तान, और सारी शक्तियां सुल्तान के पास ही होती। तो राजतंत्र है, मोनार्की है, तो मोनार्की में सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राजा के पास होती है। राजतंत्र में सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? किंग के पास ही होती। ठीक है। अब सुल्तान के नीचे जो केंद्र है, इसका विभाजन प्रांत में किया गया और प्रांत को
इक्ता बोला जाता था। इसको प्रोविंस में क्लासिफाई किया जाता था और प्रोविंस को इक्ता बोला जाता था और इक्ता के प्रमुख को हाकिम, मोमिन ऐसे नामों से पुकारा जाता था। प्रांतों का जो विभाजन है वो सरकार में किया गया था। सरकार मतलब यहां जिला से है। सरकार, सरकार का मतलब यहां जिला अर्थात डिस्ट्रिक्ट से। तो जो प्रांत है उसको सरकार या जिला में वर्गीकृत किया गया और जो जिला है इसे परगना में बांटा गया था। परगना मतलब तहसील में इसको बांटा गया था साथी। परगना मतलब तहसील में इसको बांटा गया। ठीक है, इसे तहसील में बांटा गया था और इसके नीचे ग्राम आता था। ग्राम जहां मुकद्दम जो है वो शासन करता। तो ये शासन की इकाइयां थी, ये यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, शासन की पूरी इकाइयां थी, ये सारी की सारी यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे ऊपर सुल्तान है, केंद्र सरकार है। केंद्रों को किस में बांटा गया है? प्रांत अर्थात प्रोविंस में बांटा गया है। प्रोविंस को किस में बांटा गया है? जिला अर्थात सरकार में बांटा गया है। फिर परगना है और फिर ग्राम है। ये शासन की अलग अलग इकाइयां हैं, ये अलग अलग यूनिट हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अब 4 प्रमुख विभाग थे। याद रखिएगा कि सरकार कैसा है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये मोनार्की है। ये मोनार्की, पूरी की पूरी व्यवस्था कैसी है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। पूरी की पूरी व्यवस्था मोनार्की। और इसमें सारी शक्तियां किसके पास हैं? तो जो सारी की सारी शक्तियां हैं, जो सारी की सारी पावर हैं, वो सुल्तान के पास। सुल्तान के पास सारी शक्तियां हैं, पर सुल्तान की सहायता के लिए, इसको असिस्ट करने के लिए 4 प्रमुख विभाग हैं साथियों। सुल्तान की सहायता करने के लिए 4 प्रमुख विभाग हैं। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स टू असिस्ट दी सुल्तान। ये याद रखिएगा, 4 प्रमुख विभाग हैं। दीवान ए वजारत, दीवान ए आरिज, दीवान ए रसातल और दीवान ए इंसा। ये 4 प्रमुख विभाग हैं सर। सबसे पहला विभाग कौन सा है? दीवान ए वजारत। ये वजीर होता था, जो प्रधानमंत्री, वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, इसी तरीके से एक और विभाग है दीवान ए अर्ज। हमने पहले भी पढ़ा है, बलबन के समय याद आ रहा होगा आपको। यह सैन्य विभाग है, मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, तीसरा ऐसा ही एक विभाग है दीवान ए रसातल। कई किताबों में रसालत लिखा रहता है, परेशान नहीं होना है। विदेश विभाग, फॉरेन। ठीक, और एक चौथा विभाग है दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा। और जो दीवान ए इंसा है ये पत्राचार विभाग है। ठीक है, ये पत्राचार कोरिस्पॉन्डेंट है। जैसे किसी को पत्र लिखना है, कोई शाही आदेश को टाइप करवाना है, कोई शाही आदेश जारी करना है, ये सारे काम दीवान ए इंशा करता। कोई भी रॉयल ऑर्डर पास करना है, कोई रॉयल डिक्री बनाना है, किसी को ऑफिशियल लेटर लिखना है, ये सारे काम दीवान ए इंशा करता था। दीवान ए वजारत ये सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग का प्रमुख होता था। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस को हेड करता था। जो दीवान ए अर्ज है ये सैन्य विभाग या मिलिट्री डिपार्टमेंट को हेड करता था। दीवान ए रसातल है ये विदेश विभाग का प्रमुख होता था, ये फॉरेन डिपार्टमेंट का हेड था साथियों। ठीक है, तो ये तो हो गया सामान्य प्रशासन, ये तो हो गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये प्रशासन की इकाइयां हैं, राजतंत्र है, सुल्तान के पास पूरी शक्तियां हैं। सुल्तान की सहायता के लिए 4 प्रमुख विभाग हैं, उनके बारे में भी आपको बता दिया। परेशान नहीं होना है, सारी बातें पीपीटी में है, बस समझ यहां से लो। पीपीटी तो आपको बता ही देंगे हम। इसके बाद जो अगला हिस्सा है, जो नेक्स्ट पार्ट है, वो आता है राजस्व प्रशासन। कि सर राजस्व प्रशासन कैसा था, अर्थात रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। बिकॉज अल्टीमेटली वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैसा कैसे आ रहा है। तो आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है साथियों? आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है, सोर्स ऑफ इनकम जो है, वो भू राजस्व। आय का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व है, लैंड रेवेन्यू।
सबसे बड़ा सोर्स है इनकम। आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भू राजस्व अर्थात लैंड रेवेन्यू। अब भू राजस्व के लिए इसने एक नई प्रथा शुरू की जिसे पट्टा या कबूलियत प्रथा कहते हैं। याद रखना, पट्टा या कबूलियत प्रथा कहते हैं, इंग्लिश में भी यही नाम है, पट्टा और कबूलियत सिस्टम। ये बहुत हद तक मिलती है आने वाले समय पर आने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था। हम आगे चर्चा करेंगे जब हम अंग्रेजों का भू राजस्व पढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स के लैंड रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वहां हम रैयतवाड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे, रैयतवाड़ी के बारे में वहां हम पढ़ेंगे। इस व्यवस्था में होता यह था कि जो सुल्तान है, यहां मैं सुल्तान को सरकार लिख दूं चलेगा, सरकारों का प्रत्यक्ष संबंध, जो डायरेक्ट कंट्रोल है, वो किसानों से होता था। मतलब राज्य क्या करता था कि राज्य किसानों को बुलाता और किसान को सीधे तौर पर एक जमीन का पट्टा देता या एक जमीन लीज पर देता, और फिर वहां किसान खेती करता। उस खेती से जो पैसा आता उससे भू राजस्व दिया जाता था, उससे लैंड रेवेन्यू दिया जाता। ठीक है, उससे भू राजस्व दिया जाता, उससे लैंड रेवेन्यू दिया जाता। अब जो भू राजस्व की दर थी, यह भी समझना जरूरी है। जो रेट ऑफ रेवेन्यू था, भू राजस्व को लगान कहा जाता था। जो भू राजस्व है उसे लगान बोला जाता था। वो उपज का 1/3 होती थी। उपज का 1/3 होती थी, 1/3 ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सही वर्ड नहीं है, 1/3 ऑफ क्रॉप। जो भी अनाज निकल के आया उसका 1/3। और जो भू राजस्व है वो दोनों तरीके से संग्रहित किया जाता था। आप चाहें तो नकद दे दें, अर्थात कैश के फॉर्म में जमा कर दें, या फिर आप चाहें तो अनाज के रूप में जमा कर दें, आप चाहें तो फूड ग्रेन के रूप में आप दे दें, फूड ग्रेन के रूप में आप दे दें। तो उपज का 1/3, 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन, उपज का 1/3 या 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन, ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, अब भू राजस्व के लिए ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया। तो एक प्रकार से आपको अलाउद्दीन खिलजी की मसाहत प्रणाली याद होगी, जिसमें भूमि का मापन किया गया। तो इसने भी भूमि का मापन किया, और भूमि के मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया या सन की डंडी, इन चीजों का प्रयोग किया, इन चीजों का प्रयोग किया। जो सिकंदरी गज है वो एक सिकंदरी गज 32 इंच का होता था, या 39 अंगुल मान लीजिए, ये होता था साथियों। ठीक है, तो सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग इसने किया जमीन के मापन के लिए, और इसी आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ लगान ही एकमात्र कर था? तो बिल्कुल नहीं, दूसरे कर भी लिए जाते थे, दूसरे टैक्स भी लिए जाते थे। जैसे एक कर होता था महासिलाना कर, बड़ा इंपॉर्टेंट टैक्स है ये भी, महासिलाना कर। ये बेसिकली जो कर है वो कर संग्रह की राशि होती थी, और एक होता था जरीबाना, एक होता था जरीबाना। अब ये दोनों टैक्स भी लिए जाते थे। दोनों टैक्स में क्या होता था? जरीबाना का मतलब है कि एक व्यक्ति आया, उसने आपकी पूरी जमीन का सर्वेक्षण किया, तो वो सर्वेक्षण शुल्क है। गवर्नमेंट ने एक ऑफिसर भेजा, उस ऑफिसर ने आपके जो लैंड है उस लैंड का सर्वे किया, तो वो सर्वे फी के रूप में जरीबाना लिया जाता था। अब एक दूसरा अधिकारी आया, वो आपके पास आया, उसने भू राजस्व लिया, तो भू राजस्व लेने की या कर को संग्रहित करने का जो शुल्क होता था, रेवेन्यू को कलेक्ट करने की जो फीस होती थी, उसे महासिलाना बोलते। तो लगान तो था ही था, लेकिन उस लगान के अलावा जरीबाना और महासिलाना दो प्रमुख कर थे। याद रखिएगा, लगान तो था ही था, लगान तो हम ले ही रहे थे, पर लगान के अलावा जरीबाना और महासिलाना भी हम ले रहे। महासिलाना मतलब टैक्स को कलेक्ट करने की फीस है, और जो जरीबाना है, जो जरीबाना है वो
भूमि के सर्वेक्षण करने का शुल्क है, लैंड के सर्वे करने का जो फीस है वो जरीमाना है। तो इस तरह से राजस्व प्रशासन काम करता था, इस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम करता था साथियों। ठीक है, फिर उसने मुद्रा में भी सुधार किए, सोने का अशरफ चलाया, चांदी का रुपया चलाया, पहला शासक था जिसने रुपया चलाया, तांबे का दाम चलाया, अपने सिक्कों पे देवनागरी और अरबी में अपना नाम होता था। और भी सुधार हैं, वो हम पीपीटी से देख लेंगे। ये महत्वपूर्ण बातें थी जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो प्रशासनिक सुधार इसके बहुत ही प्रशंसनीय रहे, इस वजह से इसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। ये सुधारक था, इसने मौलिक व्यवस्थाएं स्थापित नहीं की। सबसे ऊपर शेरशाह सूरी होता था, इसकी सहायता के लिए 4 विभाग थे: दीवान ए वजारत वित्त विभाग, दीवान ए आरिज सैन्य विभाग, दीवान ए रसातल विदेश मंत्रालय और दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग। सबसे ऊपर केंद्र था, उसका विभाजन प्रांतों में किया गया था, उसे सरकार में बांटा गया था, फिर परगना में और फिर ग्राम में। इस तरीके से प्रशासन को अलग अलग भागों में बांटा गया था। आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व होता था। भू राजस्व को लगान कहा जाता, लैंड रेवेन्यू को लगान बोला जाता। ये उपज का 1/3 भाग होता था। मुल्तान वाले इलाके में 1/4 भाग होता था, वहां से कम टैक्स लिया जाता था। जरीबाना ये सर्वेक्षण शुल्क था। महासिलाना ये कर संग्रह शुल्क था। जरीबाना जितना भी टैक्स हुआ उसका 2.5% और देना पड़ेगा, और महासिलाना जितना भी टैक्स हुआ उसका 5%। जैसे मान लीजिए कि मैंने 100 किलो गेहूं उगाया, 100 किलो गेहूं पर मान लेते हैं कि 100 किलो गेहूं 100 रुपए का बिक रहा है और टैक्स कितना है, 33 रुपए है। तो अब इस 33 रुपए का 5% महासिलाना के रूप में देना पड़ेगा, और इस 33 रुपए का 2.5% मुझे जरीबाना के रूप में देना पड़ेगा। तो ये टैक्स अलग से होते थे। पट्टा या कबूलियत प्रथा को शुरू किया था। भूमि मापने के लिए सिकंदरी गज और सन की रस्सी या सन की डंडी का प्रयोग किया जाता। मौद्रिक सुधार, यहां से कुछ बातें और हैं, 4-5 बातें, और फिर यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने रुपया नाम का एक चांदी का सिक्का चलाया था साथियों। और रुपया, देखो रुपये तो पहले भी था, लेकिन रुपया चलाने वाला यह पहला शासक। ये प्रश्न पूछा जाता है कि रुपया चलाने वाला पहला शासक कौन सा था? तो रुपया चलाने वाला पहला शासक शेरशाह सूरी है। तांबे के सिक्के चलाए, जिसे दाम कहा जाता। तांबे और चांदी के बीच में 64 और 1 का अंतर रहता था। मतलब एक चांदी का सिक्का जो है वो तांबे के 64 सिक्कों के बराबर होता था। और सोने के सिक्के भी इसने चलाए, जिसे अशरफ कहा जाता। सोने के सिक्के भी चलाए जिसे अशरफ कहा जाता था साथियों। उसके अलावा अरबी और देवनागरी में सिक्कों पर शेर शाह का नाम होता था। अत्यंत न्यायप्रिय शासक था। बुधवार का दिन न्याय के लिए होता था। दार ए लंगर भोजनशाला, हुलिया और दाख प्रथा भी इसने अपनाई थी। इसकी न्याय व्यवस्था के बारे में एक कहानी है। कहा जाता है कि इतना सशक्त न्याय प्रणाली थी ना, इतनी सशक्त न्याय प्रणाली थी कि एक बुढ़िया की कहानी इसमें आती है कि एक बुढ़िया कुछ सोने आभूषण पहन करके जा रही होती है, तो कोई उससे सवाल करता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि इतना सारा लेकर के जा रही है, कोई लूट लेगा? तो वो बुढ़िया कहती है कि शायद तुम जानते नहीं हो कि शेर शाह सूरी के काल में मैं जी रही हूँ। ठीक है, तो इतनी कठोर और इतनी अच्छी न्याय व्यवस्था, बहुत ही न्याय प्रिय शासक ये माना जाता है, बहुत ही जुडिशियल सुल्तान ये माना जाता है साथियों। ठीक है, इसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो नाम है ये अंग्रेजों ने दिया था। मूल रूप से इसका नाम था सड़क ए आजम। सड़क ए आजम कहा जाता, इसी को शाही सड़क बोला जाता, राह ए आजम। पहले इसको उत्तरापथ बोलते, बादशाही सड़क, जनरेली सड़क, ऐसे अलग अलग नाम दिए गए। हम इसे जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने उसका ये नाम दिया था। तो ये बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होती, भारत के कोलकाता, दिल्ली, अमृतसर, फिर पाकिस्तान के लाहौर, पेशावर से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक को जोड़ती। तो कहा जाता है कि ये सिंधु से सोनार को जोड़ देती। सोनार मतलब बांग्लादेश वाला क्षेत्र, सिंध मतलब पाकिस्तान वाला क्षेत्र। तो बहुत बड़ा इसका जो काम रहा वो यही रहा। हालांकि इतिहासकार ये मानते हैं कि पूरी
इसकी लंबाई को लेकर के कंफ्यूजन है। कुछ किताबें कहती हैं 2400 किलोमीटर, कुछ किताबें कहती हैं 3200 किलोमीटर, और इतिहासकार ये भी मानते हैं कि पूरी की पूरी जीटी रोड शेरशाह सूरी ने नहीं बनवाई थी। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने बनवाया था, क्योंकि ये तो पहले से था। उत्तरा पथ के रूप में हमने प्राचीन भारत में पढ़ा है, ये रोड थी जो तक्षशिला से शुरू होती थी और ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक आती थी। तो कहीं ना कहीं उसी को रिजुविनेट करवाया, और सड़कों के किनारे इसने 1700 से अधिक सराय का निर्माण करवाया। और कानून को कहते हैं कि ये जो सराय हैं ये साम्राज्य की धमनियां थे। ये प्रश्न पूछा गया कि शेर शाह सूरी के समय किसे साम्राज्य की धमनियां कहा गया है, वेसल ऑफ एम्पायर कहा गया है, तो साम्राज्य की धमनियां उन सराय को कहा गया जो सड़कों के किनारे बनाई गई। इसने व्यापार को बहुत सुगम बना दिया था साथियों। ठीक है। और बिहार में इसका मकबरा है, ये आप जानते हैं, झील के बीच में है। कानून को ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा रोहतासगढ़ का किला इसने बनाया जो पाकिस्तान में आता है। किला एक कोहना मस्जिद बनवाई। अच्छा, इसकी भी कहानी है, किला एक कोहना मस्जिद की कहानी है, याद रखना। हुमायूं ने दिल्ली में एक भवन बनवाया जिसका नाम था पुराना किला। ये हुमायूं ने बनवाया, ओल्ड फोर्ट बोलते हैं फिलहाल इसे। तो हुमायूं ने दिल्ली में एक पुराना किला बनवाया था। इसी पुराने किले के अंदर शेर शाह सूरी ने किला एक कोहना मस्जिद बनवाई। तो दो सवाल बनेंगे, पुराना किला किसने बनवाया? हुमायूं ने बनवाया। इसी पुराना किला के अंदर शेर शाह सूरी ने किला एक कोहना मस्जिद बनवाई है। कानून गो ने शेर शाह सूरी के बारे में लिखा है कि यह धूल में खिला हुआ एक फूल था, धूल में खिला हुआ एक फूल था। ये पूरी की पूरी एक कहानी है साथियों। ये इस तरीके से होते हुए जाता था पूरा का पूरा रास्ता, जिसे हम जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से। चलो, तो एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ सारी चीज़ों का, सारी चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपको चीज़ें याद हुई हैं या नहीं हुई हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, इंपॉर्टेंट है, और आज कुछ प्रश्न भी हम लगाएंगे कि समझेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे उनका जवाब दिया जाता। तो पहला सवाल मेरा आपसे है, बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा एक एक प्रश्न का। शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो जवाब देंगे फरीद। शेर शाह सूरी का मूल नाम फरीद था। दूसरा, शेर शाह सूरी ने शिक्षा कहां से ग्रहण की? जौनपुर। तीसरा, शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? बहार खान लोहानी। शेर शाह सूरी ने शेर शाह सूरी की उपाधि कब धारण की? 1539 में, चौसा का युद्ध जीतने के बाद। अगला, शेर शाह सूरी के द्वारा सूरवंश की स्थापना कब की गई? तो शेर शाह सूरी ने 1540 में बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई जीतने के बाद दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में सूरवंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 में। कालिंजर अभियान के बाद उसकी मृत्यु होती है और उसका मकबरा बिहार के सासाराम में बनाया गया है, जो कि हिंदू और फारसी शैली के रूप में बनाया गया है। अगला सवाल, शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? इस्लाम शाह, जिसने अपनी सेना को 50, 100, 200, 250, 500 इस रूप में बांटा था। इसके बाद एक और व्यक्ति आता है, आदिल शाह। आदिल शाह के प्रधानमंत्री का नाम था हेमू, जिसको आगे हेमचंद्र विक्रमादित्य के रूप में जाना गया। एकमात्र हिंदू जो कि दिल्ली सल्तनत में या मध्यकालीन भारत में दिल्ली का राजा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी के प्रमुख युद्ध कौन से थे? तो 1528 में चंदेरी का युद्ध, जिसमें वो बाबर की ओर से लड़ता है। 1539 में घाघरा का युद्ध, जिसमें महमूद लोदी की तरफ से लड़ता है। दोहरिया का युद्ध 1532 में, जिसमें वो महमूद लोदी के साथ लड़ता है। चुनार का पहला घेरा 1532 में ही। 1534 में सूरजगढ़ी और तेलियागढ़ी का युद्ध, जिससे बंगाल पर अधिकार मिलता है। 1537 में चुनार का दूसरा घेरा। 1539 में चौसा का युद्ध। 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। 1544 में मारवाड़ के राजा मालदेव के खिलाफ सुमेल का युद्ध, जिसमें एक मुट्ठी बाजरा वाला डायलॉग बोलता है वो। और 1545 में कालिंजर अभियान, ये उसकी आखिरी लड़ाई होती है। अगला, शेर शाह सूरी ने राजस्व संग्रह के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया था?
शेर शाह सूरी ने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम अपनाया था? तो जवाब होगा पट्टा या कबूलियत प्रथा की शुरुआत उसने की थी। किस इकाई का प्रयोग भूमि मापन के लिए किया जाता? तो तन की रस्सी और सिकंदरी गज का प्रयोग भूमि मापन के लिए किया गया था। भू राजस्व कितना था? तो टैक्स की जो रेट है वो उत्पादन का 1/3 होता था, प्रोडक्शन का 1/3 होता था, जो कैश और फूड ग्रेन दोनों के रूप में आप दे सकते थे। लगान के अलावा जरीबात और महिसाला ये दो प्रमुख कर होते थे, दो प्रमुख फीस होती थी, आप ये भी कह सकते हैं। चांदी का कौन सा सिक्का शेर शाह सूरी ने चलाया था? तो जवाब होगा रुपया नाम का चांदी का सिक्का शेर शाह सूरी ने चलाया था, और रुपया चलाने वाला ये पहला शासक था। तांबे का दाम चलाया था और सोने का असरफ चलाया था साथियों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उस शासक का नाम बताइए जिसने दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद दोबारा हुलिया और दाग प्रथा को अपनाया। तो हुलिया और दाग प्रथा को दोबारा अपनाने वाला शासक था शेर शाह सूरी। जीटी रोड, जिसे सड़क ए आजम या शाही सड़क या बादशाही सड़क कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण भी शेर शाह सूरी ने ही करवाया था साथियों। ठीक, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ से सवाल बन सकते हैं, बने हैं। क्विज लगाइएगा बहुत अच्छे से और प्रश्नों को बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। कुछ एमसीक्यूज लगाते हैं आज, कुछ अच्छे प्रश्न हमें मिले और इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं। आपने क्विज में लगाए ही होंगे, पर 2-4 प्रश्न हम आज जरूर लगाते हैं। देखते हैं कि आप इन प्रश्नों का जवाब कैसे दे पाते हैं। एक प्रश्न आया कि भारत को बाबर पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करने वालों में से आलम खान कौन था? इब्राहिम लोदी के संबंधी थे, वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें देश से निष्कासित कर दिया गया। दिलावर खान, जैसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार, ठीक है, पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी। अब कौन था आलम खान? अब यहीं पर फिर आपकी सारी चीजें याद आती है कि दौलत खान और दिलावर खान ये संबंधी नहीं थे। दौलत खान और दिलावर खान लाहौर वाले क्षेत्र या पंजाब वाले क्षेत्र में प्रशासक थे। दौलत खान के बेटे का नाम दिलावर खान था, जिसे बाबर ने खान खाना की उपाधि दी थी। आलम खान इब्राहिम लोदी का चाचा था, जो साम्राज्य को प्राप्त करना चाहता था, जो दिल्ली के सिंहासन को पाना चाहता था। यह बात भी सच है कि आलम खान अपने आप को दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन उसे देश से बाहर नहीं निकाला गया था। तो इसलिए यह दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो हमने जो पढ़ा है, कभी भी याद रखना, एज इट इज सवाल नहीं आ जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो सीधा का सीधा आ जाए। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाता हूं कि कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप सवालों के जवाब अच्छे से दे पाओगे। अगला सवाल, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था? ऑप्शन अच्छे हैं। बाबर की वीरता, तोपखाना, इब्राहिम की दुर्बलता और कुशल सेना। अब आप कहेंगे कि सर तोपखाना जवाब लगा देते हैं, तो क्या सिर्फ तोपखाने की वजह से बाबर जीता था? बिल्कुल गलत है। बाबर जीता था क्योंकि उसने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया, उसने उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। इसके लिए वो एक बहुत अच्छा सेना नायक था, वो अपनी सेना को अरेंज करना जानता था। यह बात सच है कि उसके पास बारूद थी, उसने बारूद का प्रयोग किया, तोपों का प्रयोग किया, बंदूक का प्रयोग किया। 1519 में बाजौर की लड़ाई में उसने इनका प्रयोग किया, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो नहीं जीता। वो जीता क्योंकि उसे सेना का संचालन करना आता था। आगे जाकर के हम पढ़ रहे होंगे, पलासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, दोनों के पास तोपें हैं, दोनों के पास बारूदी हैं, पर अंग्रेज अपनी छोटी सी सेना से जीत जाएंगे। कारण अच्छा सेना नेता। तो बाबर की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो एक बहुत अच्छा सेना नायक, वो एक बहुत ही अच्छा सेना नायक, यही उसकी विशेषता थी। एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया? अब ऑप्शंस क्या क्या है? तो ऑप्शंस हैं सर, पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध या पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब इसमें बाजौर का युद्ध नहीं है, तो इन चारों में से सही होगा पानीपत का पहला युद्ध। हालांकि पहली बार प्रयोग बाजौर के युद्ध में ही किया था,
लेकिन इन चारों में अभी बाजौर नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, ये देखते हैं 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, करने लगी है। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के प्रयोग की शुरुआत हुई। हमेशा ना प्रश्नों को जितना अच्छे से पढ़ोगे जवाब उतना अच्छा दे पाओगे। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूर राजवंश की स्थापना। अब सही चुनिए। अब यही होता है कि हम कितनी अच्छी हमारी तैयारी है, हमारा फाउंडेशन कितना अच्छा स्ट्रांग है, और आप मुझसे बोलते हो कि मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब ये समझिए जरा बात को ध्यान से। क्या ये कथन सही है कि उपमहाद्वीप में बारूद का पहला प्रयोग बाबर की वजह से हुआ? बिल्कुल गलत है। हमने बहमनी राज्य को पढ़ा था और वहां हमने देखा था कि बाबर से पहले ही दक्षिण भारत में बारूद का प्रयोग हो चुका है, चीन में बारूद का प्रयोग हो चुका है। तो ये तो गलत है सर। पहला वाला स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं। ठीक है सर। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद की शुरुआत, ये भी गलत है। मेहराब और गुंबद की शुरुआत तो दिल्ली सल्तनत के समय से हो गई थी। मेहराब और गुंबद तब आ गए जब अरबों का आक्रमण हुआ। बाद में बहुत अच्छे तरीके से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, इन्होंने अच्छे से लागू किया इन चीजों। ये बात जरूर सच है कि तैमूर राजवंश। अब आप कहेंगे सर आपने कब पढ़ाया, तो याद कीजिए हमने क्या कहा था कि बाबर अपने आप को तैमूरिया कहना पसंद करता था। पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था, माता की तरफ से चंगेज खान का वंशज था, लेकिन वो अपने आप को तैमूरिया कहना पसंद करता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो जवाब क्या हो जाएगा? बी, ओनली 3। वही है जो हमने पढ़ा है। आप किस तरह से जवाब कर रहे हैं, किस तरह से आप पढ़ रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है सर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण पूछ लिए गए हैं आपसे, बीपीएससी 2023। उपमहाद्वीप, अच्छा ये गलत हो गया सर, ये गलत हो गया। ठीक है कोई बात। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करें जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं था। ये तो आसान है। उस्मान उसके किसी भी भाई का नाम नहीं था। कामरान, अस्करी और हिंदल ये नाम थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए, देखो हमने कहा था ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार क्रम बनाए, और ये प्रश्न बहुत कॉमन है, ये सारे पीवाईक्यू। चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। देखिए भाई साहब बनाइए। अब एक बात तो तय है सर कि सरहिंद की लड़ाई उसने आखिर में लड़ी थी, मच्छीवाड़ा और सरहिंद। तो ये तो जवाब नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो डी हो गया। अब यहां होगा कंफ्यूजन आपको। हम ये भी जानते हैं कि सरहिंद की लड़ाई जो 1555 में हुई, कन्नौज की लड़ाई भी हम जानते हैं सर 1540 में हुई, चौसा की लड़ाई भी हम जानते हैं 1539 में। पर ये देवरा की लड़ाई कौन सी? याद कीजिए हमने बैटल ऑफ दोहरिया पढ़ा था, याद आ रहा है? बैटल ऑफ दोहरिया 1532, बैटल ऑफ दोहरिया, उसी को देवरा की लड़ाई भी, दोहरिया की लड़ाई को, तो वो 1532 में 1532 में हुई। और अभी दोबारा भी रिपीट की कि शेर शाह सूरी महमूद लोदी की सेना में था। तो सही जवाब होगा डी, सही जवाब होगा डी। अच्छा, अगर आपको ये 3 भी याद है, मान लो कि आपको देवरा की लड़ाई याद नहीं है, तो इन 3 का क्रम देख लो कि चौसा, कन्नौज, सरहिंद, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है। तो अगर मान लो आपको देवरा याद नहीं भी है, तब भी आप जवाब लगा सकते, तब भी आप जवाब लगा सकते हो। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि देगा? तो ये हमने बताया, श्रद्धांजलि नहीं है, पता नहीं श्रद्धांजलि शब्द क्यों आ गया इसमें। इसका सही जवाब है शेर शाह लोधी। इसने ही ये विकल्प दिया था कि ऐसा कर लो तो हम आपको इतना पैसा दे देंगे। देखो आगे जाकर के हम जरूर कुछ ना कुछ यूट्यूब पे शुरू करेंगे, आपको सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे। पर ये सवाल मैं इसलिए लेकर के आया कि आपको ये समझ में आए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो यूटिलाइज कैसे कर। कई बार सवाल बिल्कुल सीधा नहीं आता जो हम पढ़ते हैं,
हमें समझना पड़ता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, तब जा करके वो आंसर बन। ठीक है? तो पढ़िएगा अच्छे से, मेहनत कीजिएगा, क्विज़ बहुत अच्छे से लगाओ। जितना अच्छे से आप क्विज़ को लगाओगे, जितने अच्छे से आप प्रश्नों को लगाओगे, जल्दबाजी मत करो। जब प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ोगे, जवाब अपने आप निकलेगा। पर हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत जल्दबाजी में आंसर करते हैं। तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।